नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ बातें हमें सालों साल क्यों याद रहती हैं, जबकि कल पढ़ा हुआ चैप्टर आज दिमाग से एकदम गायब है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। बचपन की कोई छोटी सी बात तक याद है, लेकिन अभी अभी पढ़ी कोई चीज, अरे क्या था वो, फौरन भूल गए। ऐसा होता क्यों है? हमारी आज की खोज इसी गुत्थी को सुलझाने से शुरू होती है। तो हम अपनी बात को इन 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यादें बनती कैसे हैं। फिर सीखने में आने वाली चुनौतियों को देखेंगे। उसके बाद सीखने के कुछ बड़े सिद्धांतों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सारी जानकारी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति यानी मेमोरी की। ये वो नींव है जिस पर हमारे ज्ञान और सीखने की पूरी इमारत टिकी हुई है। सीधी सी बात है, अगर हम कुछ याद ही नहीं रख सकते तो हम कुछ सीख भी नहीं सकते। हमारी याददाश्त या स्मृति कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ यादें पल भर के लिए होती हैं तो कुछ जिंदगी भर के लिए। यहाँ कई तरह की स्मृतियां हैं, लेकिन चलिए 2 सबसे दिलचस्प प्रकारों के बीच के फर्क को समझते हैं जो हमारे सीखने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की यादें हैं, रटंत और तार्किक। रटन स्मृति मतलब तोते की तरह रटना, बिना मतलब समझे किसी चीज को बार बार दोहराना। वहीं तार्किक स्मृति का मतलब है किसी चीज को उसके लॉजिक और मतलब के साथ समझना। और जाहिर है, इस तरह सीखा गया ज्ञान ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। ऐसा ही एक और बड़ा फर्क है सक्रिय और निष्क्रिय स्मृति में। जब किसी इम्तिहान के लिए जोर लगाकर कुछ याद करने की कोशिश की जाती है तो वो है सक्रिय स्मृति। और जब कोई पुराना गाना सुनकर अचानक कोई भूली बिसरी याद ताजा हो जाए, वो है निष्क्रिय स्मृति का जादू, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो अगर स्मृति इस तरह काम करती है तो फिर तब क्या होता है जब सीखने की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां आती हैं? देखिए, हर किसी का दिमाग जानकारी को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता और यहीं से सीखने की चुनौतियां सामने आती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सीखने की अक्षमताओं का मतलब बुद्धिमानी में कमी होना बिल्कुल नहीं है। ये बस दिमाग के जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके में एक अंतर है। ये देखने, सुनने या सोचने के तरीके पर असर डाल सकता है। इसके कुछ आम उदाहरण हैं डिस्लेक्सिया, जिसमें पढ़ने और भाषा को समझने में मुश्किल होती है, या डिसकैलकुलिया, जो गणित और नंबरों को समझने में चुनौती पैदा करता है। इसी तरह डिस्ग्राफिया लिखावट से जुड़ा है और श्रवण प्रशंसन प्रक्रिया विकार आवाज़ों को समझने में बाधा डालता है। इन चुनौतियों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि हम आखिर सीखते कैसे हैं। साइकोलॉजी में इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं जो हमें सीखने की प्रक्रिया को अलग अलग नजरियों से दिखाती हैं। आइए 4 सबसे प्रमुख सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल हमें एक क्विक ओवरव्यू देती है। व्यवहारवाद बाहरी एक्शन रिएक्शन पर फोकस करता है, संज्ञानात्मकता दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पर। रचनावाद मानता है कि हम ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और मानवतावाद सीखने को सेल्फ ग्रोथ से जोड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। ये थ्योरी कहती है कि सीखना दिमाग के अंदर की कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस बाहरी एक्शन और रिएक्शन का खेल है। एक स्टिमुलस हुआ और उस पर एक रिस्पॉन्स हुआ। इस थ्योरी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है, बस बाहर दिख रहे व्यवहार को देखा जाता है। B.F. स्किनर, जो एक बहुत बड़े व्यवहारवादी थे, उनकी ये बात इस विचार को एकदम साफ कर देती है। उनका मानना था कि हमें मन के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे उन बाहरी कारणों को देखना चाहिए जो किसी व्यवहार को जन्म देते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 1960 के दशक में एक नई सोच आई, संज्ञानात्मकता। इस थ्योरी ने कहा, नहीं, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। इसने सीखने को एक दिमागी प्रक्रिया माना कि हम जानकारी को कैसे समझते हैं, याद रखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीन पियाजे इस सोच के एक बड़े प्रणेता थे। और इसी थ्योरी से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया निकला, मेटाकॉग्निशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। ये एक तरह का सुपर पावर है। जब कोई ये समझ जाता है कि वो खुद सबसे अच्छा कैसे सीखता है तो वो अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सकता है। अगला सिद्धांत है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म।
ये थ्योरी कहती है कि ज्ञान हमें बाहर से दिया नहीं जाता, बल्कि हम इसे अपने अनुभवों के आधार पर खुद बनाते हैं, जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ बनाना। हर नई जानकारी को हम अपने पुराने ज्ञान और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं और एक नई समझ का निर्माण करते हैं। रचनावाद के भी दो मुख्य रूप हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद, जो पियाजे से जुड़ा है, मानता है कि ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर अपने दिमाग में होता है। वहीं सामाजिक रचनावाद, जो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित है, ये कहता है कि हम दूसरों के साथ और अपने माहौल के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। और आखिर में आता है मानवतावाद। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सीखने वाला कोई रोबोट नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी अपनी भावनाएं, अपनी ज़रूरतें हैं। इस नज़रिए से सीखना सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का एक सफ़र है। तो हमने स्मृति, सीखने की चुनौतियों और अलग-अलग सिद्धांतों के बारे में बात की। लेकिन सवाल यह है कि यह सब जानना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं हैं। इसका हमारी असल जिंदगी में बहुत गहरा महत्व है। तो इन सब का सार क्या है? यही कि जब हम ये समझते हैं कि दिमाग कैसे सीखता है और ये मानते हैं कि हर किसी का सीखने का तरीका अलग है, तो हम बेहतर शिक्षक, बेहतर माता-पिता और बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये ज्ञान हमें सहानुभूति सिखाता है और एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां हर कोई कामयाब हो सके। और इसी विचार के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। ये जानना कि मन कैसे सीखता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती इस ज्ञान का उपयोग करके ऐसे सिस्टम बनाना है जहां हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।